नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैबिनेट सचिव कौन होते हैं, इनके क्या कार्य होते हैं, इनकी नियुक्ति किस तरीके से होती है और इसके साथ ही इनसे जुड़ी हुई वो सभी महत्वपूर्ण बातें जो हम सभी को जाननी चाहिए और जो हमसे विभिन्न परीक्षाएं पूछी जाती है, वो सभी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि कैबिनेट सचिव होते कौन हैं। दोस्तों, अगर बात करें तो जो कैबिनेट सचिव होते हैं इनकी डिफिनीशन हम बाद में देख लेंगे। पहले मैं आपको यहाँ पे अच्छे से पहले बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, हमारे देश की प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसको चलाने के लिए दो तरीके के लोग बनाए जाते हैं। एक होते हैं राजनीतिक व्यक्ति, ठीक है, और एक होते हैं प्रशासनिक व्यक्ति, ठीक है। ये सिस्टम हमारे देश में बनाया गया। आप किसी भी विभाग में देखिएगा तो एक राजनीतिक व्यक्ति होंगे, एक प्रशासनिक व्यक्ति होंगे। अगर हमारे देश की सबसे टॉप की बात करें तो हमारे देश में राजनीतिक तौर पर सबसे ऊपर जो होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। जो राष्ट्रपति होते हैं जिनमें कार्यपालिका की सारी शक्तियाँ निहित होती हैं उनको हम अलग रखते हैं, ठीक है। हम प्रधानमंत्री से शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री होते हैं, इनके अंतर्गत कई सारे मंत्री काम करते हैं, जैसे कि होम मिनिस्टर हो गए, ठीक है। अगर हम बात करें तो होम मिनिस्टर हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर हो गए, और भी कई सारे मिनिस्टर होते हैं। तो जो प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों वो राजनीतिक व्यक्ति होते हैं, वो राजनीतिक प्रमुख होते हैं, ठीक है। हमारे देश में एक अलग से पद बनाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है। अब जो प्रधानमंत्री होते हैं वो सभी मंत्रियों की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। तो जिस तरीके से हमारे यहाँ होम मिनिस्टर होते हैं इसी तरीके से हमारे यहाँ होम सेक्रेटरी भी होते हैं। जिस तरीके से हमारे यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं उसी तरीके से हमारे यहाँ फाइनेंस सेक्रेटरी भी होते हैं, ठीक है। जिस तरीके से एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं इसी तरीके से इस विभाग के एक सेक्रेटरी भी होते हैं। मतलब जितने भी हमारे यहाँ विभाग होते हैं उन विभागों के या उन मंत्रालयों के एक मंत्री होते हैं और उसी तरीके से उसके एक सचिव भी होते हैं, उनके एक सेक्रेटरी भी होते हैं, ठीक है। जो मंत्री होते हैं वो राजनीतिक व्यक्ति होते हैं, ठीक है। वो वोट के द्वारा चुन करके आते हैं और मंत्री बनते हैं। और एक प्रशासनिक व्यक्ति उस विभाग में रखा जाता है जो कि कह सकते हैं कि पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, यानी कि सामान्यतः वो आईएएस अधिकारी होते हैं जिनको कि कानून के बारे में, संविधान के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में अच्छे से नॉलेज होती है। जब कोई व्यक्ति आईएएस होता है, अगर हम कहते हैं कि ये व्यक्ति आईएएस है तो हम ये मान के चलते हैं कि वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा समझदार है, तभी वो आईएएस का एग्ज़ाम और इंटरव्यू सब कुछ क्रैक करके यहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। जबकि अगर मंत्री की बात करें तो हमारे देश में कई सारे ऐसे मंत्री होते हैं, विधायक होते हैं, सांसद होते हैं जो कि मतलब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, ठीक है। या तो वो बेसिक शिक्षा सिर्फ ग्रहण किए होते हैं, मतलब कुछ पढ़े होते हैं, या फिर अगर बहुत ज़्यादा पढ़े भी हुए हैं तो वो बहुत कम संख्या है उनकी, ठीक है। तो हमारे देश में एक सिस्टम बनाया गया है कि अगर एक कोई भी विभाग है तो उसके एक राजनीतिक प्रमुख होंगे और उसके एक प्रशासनिक प्रमुख होंगे। तो जितने भी सेक्रेटरी होते हैं इन सभी की बैठकों की अध्यक्षता करना, इन सभी की किस तरीके से काम करते रहे इसको देखना, ये काम जो होता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी का होता है। यानी कि जिस तरीके से सभी मंत्रियों में सबसे ऊपर प्रधानमंत्री होते हैं इसी तरीके से सभी सचिवों में सबसे ऊपर कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है। ये मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं डिफिनीशंस वगैरह पे आते हैं। तो अगर बात करें कैबिनेट सचिवालय सचिव कौन होते हैं तो कैबिनेट सचिव जो होते हैं वो भारत सरकार के सर्वोच्च सिविल सेवक होते हैं। यह भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी होते हैं, ठीक है, यानी कि सीनियर एक तरह से कह सकते हैं अधिकारी होते हैं। इसके साथ ही वो केंद्र सरकार के नौकरशाही के प्रमुख होते हैं, यानी केंद्र सरकार की जो प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें बहुत सारे अधिकारी होते हैं उन सभी अधिकारियों में सबसे जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं वो होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है। अगर बात करें इनके स्थान की तो ये सभी आईएएस अधिकारियों में सबसे वरिष्ठ होते हैं, यानी कि देश भर में कह सकते हैं या फिर केंद्रीय जो सेक्रेटरीट है उसमें सबसे वरिष्ठ अधिकारी ये जो होते हैं वो सीनियर अधिकारी होते हैं, ये कैबिनेट सचिव, ठीक है। इनका जो वरीयता क्रमांक में स्थान है वो 11वां स्थान है। जो हमारे देश की वरीयता क्रमांक है जिसमें कि सबसे ऊपर राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, इस तरीके से जो वरीयता क्रमांक हमारे देश की बनाई गई है इसमें इनका स्थान जो है वो 11वां रखा गया है, ठीक है।
ये जो होते हैं वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं, आईएएस होते हैं, ठीक है। और इनका जो कार्यालय होता है वो कैबिनेट सेक्रेटरीट होता है, ठीक है। और ये राष्ट्रपति भवन के निकट है और ये सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। इनके और महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं वो आगे स्लाइड्स में देखेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि कैबिनेट जो सेक्रेटरीट है कि जो कैबिनेट सचिवालय है वो किस तरीके से बना और किस तरीके से कैबिनेट सेक्रेटरी का पद बना, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले 1935 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाया गया तो उसके तहत कैबिनेट सेक्रेटरीट यानी कि केंद्रीय सचिवालय की वैचारिक नींव रखी गई थी, ठीक है। यहाँ पे हम सेक्रेटरीट की बात कर, सचिवालय की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, सचिव की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कैबिनेट सचिवालय की बात की जा रही है। इसके बाद 1946 में जब भारत में अंग्रेजों का ही शासन था यानी ब्रिटिश हुकूमत ही थी, उसी समय जो कैबिनेट सचिवालय है इसके औपचारिक स्थापना की गई। हमारे देश में जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था उससे पहले ही हमारे देश में एक अंतरिम सरकार की गठन की गई थी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में उस समय भी एक अंतरिम सरकार बनाई गई थी। तो उस समय ही हमारे देश में जो केंद्रीय सचिवालय जिसको हम कह सकते हैं या कैबिनेट सचिवालय कह सकते हैं उसकी औपचारिक स्थापना की गई, ठीक है। इसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हो गया तब हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद एच.एम. पटेल को पहला कैबिनेट सचिव बनाया गया, ठीक है। और फिर इसको भारतीय संवैधानिक ढांचे में शामिल कर लिया गया। हमारे देश के संवैधानिक ढांचे में जो सबसे महत्वपूर्ण पद है जिसको आप भारत के प्रशासनिक सेवा की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं वो पद है कैबिनेट सचिव का पद, ठीक है। यह पद भारत की प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ है, ठीक है। दोस्तों हमारा जो संविधान है या हमारे देश में अभी भी जो बहुत सारे नियम चल रहे हैं उनमें अधिकतर जो प्रभाव है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का ही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रभाव इसी एक्ट का हमारे संविधान में, हमारे देश में अभी जो सिस्टम चल रहा है, हमारे देश में जो कलेक्टर का पद होता है, बाकी जो पद होते हैं वो सब अंग्रेजों के टाइम का ही है, ठीक है। मतलब अंग्रेज जिस तरीके से शासन व्यवस्था का जो सिस्टम उन्होंने बनाया था हमारे देश में, आज़ादी के बाद भी सिस्टम जो था वो लगभग वहीं रख दिया गया, ठीक है। बाकी उनकी जो शक्तियाँ थी वो पहले से बहुत कम कर दी गई, यानी कि मतलब सज़ा देने का काम, दंड देने का काम ये सब कोर्ट को दे दिया गया। मतलब कोर्ट को पहले भी था लेकिन जो अधिकारी होते थे उनके पास दंड देने का अधिकार पहले अधिक होता था, लेकिन आज़ादी के बाद जो था वो अधिकार कम कर दिया गया, ठीक है। लेकिन जो सिस्टम है जिस तरीके से पहले सरकार चलती थी, सिस्टम अभी भी लगभग वही प्रशासनिक सेवा जो सिस्टम है वो रखी गई, ठीक है। और हमारे देश में सबसे ज़्यादा प्रभाव इसी का है, ठीक है। ये कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे संविधान में सबसे जो ज़्यादा प्रभाव है वो किस चीज़ का है, तो वो यही होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। अब बात करते हैं कि कैबिनेट सचिव बनते कैसे हैं, ठीक है। तो दोस्तों कैबिनेट सचिव बनने के लिए मतलब क्या योग्यता होनी चाहिए, अगर उसकी बात करें तो वो व्यक्ति आईएएस का वरिष्ठ अधिकारी होना चाहिए, मतलब आईएएस अधिकारी होने चाहिए, ठीक है। सामान्यतः जो है जनरल जो है वो आईएएस अधिकारी को ही कैबिनेट सचिव बनाया जाता है। कम से कम 25 से 30 वर्ष की सेवा का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। केंद्र में सेक्रेटरी स्तर का अनुभव अनिवार्य है। एपेक्स स्केल पे लेवल 18 पर पदस्थ होने चाहिए। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी जैसे महत्वपूर्ण पदों का अनुभव हो और विभिन्न मंत्रालयों में कार्य का व्यापक अनुभव हो। कहने का मतलब है कि सामान्यतः उसी व्यक्ति को कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया जाता है जो कि आईएएस अधिकारी हो, जो कि मतलब 25 से 30 वर्षों का जिसका अनुभव रहा हो, मतलब एक तरह से कहें सीनियर मोस्ट व्यक्ति हो। इसके अलावा वो कई विभागों में सचिव रह चुका हो पहले से, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति आईएएस बना और तुरंत उसको कैबिनेट सचिव बना दिया जाए। मतलब एक तरह से कहें कि सीनियर व्यक्ति होना चाहिए, उसको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। कई विभागों में सचिव रह चुका हो या फिर किसी राज्य में चीफ सेक्रेटरी रह चुका हो। दोस्तों चीफ सेक्रेटरी का जो पद होता है वो राज्यों में उसी तरीके से होता है जिस तरीके से केंद्र में कैबिनेट सेक्रेटरी का पद होता है, ठीक है। राज्य सरकार के जितने भी सचिव होते हैं अलग अलग विभागों के उनमें हेड जो होते हैं वो चीफ सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है। इस पर मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, आगे भी मैं बना दूंगा जिस पर कि हम चीफ सेक्रेटरी के बारे में अच्छे से चर्चा कर लेंगे, या फिर कैबिनेट सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी में क्या डिफरेंस है इस पर भी मैं अलग से वीडियो लेकर के आपके लिए आऊँगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि नियुक्ति कौन करता है। तो हमारे देश में दोस्तों एक कमेटी बनती है जिसको कहते हैं अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, जिसको हम लोग एसीसी के नाम से जानते हैं। ये जो होते हैं वो कई पदों पर नियुक्तियाँ करता है, ठीक है।
इसकी जो अध्यक्षता होती है वो प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और उनके मतलब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ही एक कमेटी बनती है और वो तय करती है कि कौन व्यक्ति भारत का कैबिनेट सेक्रेटरी होगा। तो आप सीधे तौर पर कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के द्वारा एक तरीके से कह सकते हैं कि कैबिनेट सेक्रेटरी की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री निर्णायक भूमिका में होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक तरीके से कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी बनती है जिसको हम लोग एसीसी के नाम से जानते हैं और यही जो होती है वो कैबिनेट सेक्रेटरी की नियुक्ति करती है। ठीक है, बाकी विधि का आधार जो है वो ऑल इंडिया सर्विस एक्ट 1951 के संबंधित नियमों के अंतर्गत इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण अंतर ये है कि जो अटॉर्नी जनरल होते हैं या और भी कई सारे पद जो होते हैं उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर से नियुक्ति होती है। मतलब भारत के जो महान्यायवादी होते हैं या किसी राज्यों के राज्यपाल होते हैं, इन सभी की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर से होती है। मतलब कहा जाता है कि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं इनकी नियुक्ति जो होती है वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक एसीसी बनता है, एक कमेटी बनती है और उसके द्वारा की जाती है। ठीक है, मतलब इनका जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। ठीक है, आगे अगर बात करें कैबिनेट सेक्रेटरी का जो पद होता है वो प्रधानमंत्री का जिस तरीके से पद है उसी तरीके से कैबिनेट सेक्रेटरी का पद है। ये राजनीतिक है, ये प्रशासनिक है और जितने भी अलग अलग सचिवालय होते हैं, जितने भी अलग अलग सचिव होते हैं वो सब जो होते हैं वो कैबिनेट सेक्रेटरी की मतलब एक तरह से कहें कि अंतर्गत ही काम करते हैं, इनकी अध्यक्षता में ही काम करते हैं। ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी समिति की अध्यक्षता करते हैं जिसमें सभी केंद्रीय सचिव होते हैं। ठीक है, यह मंत्रिमंडल के समक्ष रखे जाने वाले मामलों की पूर्ण परीक्षण करते हैं। ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जो होते हैं वो सभी मंत्रियों की बैठक करते हैं, उसी तरीके से सभी सचिवों की बैठक जो होती है वो कैबिनेट सेक्रेटरी द्वारा की जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि कार्य प्रवाह किस तरीके से होता है, मतलब कार्य किस तरीके से होता है। कोई भी जैसे हम लोग सुनते हैं दोस्तों कि आज कैबिनेट ने ये फैसला किया है, केंद्रीय कैबिनेट ने, से मान लीजिए कि हम सुनते हैं कि आज केंद्रीय कैबिनेट ने कोई फैसला किया इस तरीके का, देश में ये नियम लगेगा वो नियम लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि मंत्री आते हैं और बैठते हैं और तुरंत निर्णय ले लेते हैं, ऐसे नहीं होता है। इसका पूरा एक सिस्टम है। सिस्टम इस तरीके से है कि जिस भी मंत्रालय का वो मतलब जिस भी मंत्रालय से वो निर्णय संबंधित होता है, पहले उस मंत्रालय के जो सेक्रेटरी होते हैं, उस मंत्रालय के जो अधिकारी होते हैं वो मिल करके और उसका एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं कि कौन सा नियम लागू होना चाहिए, किस तरीके से लागू होना चाहिए। ठीक है, उस नियम को फिर कैबिनेट सेक्रेटरी के पास भेजा जाता है। कैबिनेट सेक्रेटरी जो होते हैं वो बाकी अलग अलग विभागों के जो सेक्रेटरी होते हैं उन सभी की एक मीटिंग बुलाते हैं, उसमें उस प्रस्ताव को रखा जाता है और सभी लोग उस पर सहमति बताते हैं। मतलब सभी लोग अपना अपने बात रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई रेल मंत्रालय कोई नियम लगाता है तो जाहिर सी बात है कि बाकी मंत्रालयों पर भी उसका असर पड़ेगा। तो जब सभी मंत्रालय के सेक्रेटरी वहाँ पर रहेंगे तो सब अपनी अपनी बात रखेंगे। ठीक है, हो सकता है दूसरे से संबंधित हो, दूसरे मंत्रालय से संबंधित हो, तो वहाँ पर सभी लोग अपनी बात रखते हैं, अध्यक्षता होती है, उसकी बैठक होती है और उसके बाद उसको वहाँ पर मतलब उसमें सुधार करके जिस भी तरीके से हो पारित किया जाता है। ठीक है, वहाँ से फिर उसको क्या किया जाता है कि प्रधानमंत्री के पास भेजा जाता है। प्रधानमंत्री जो होते हैं वो क्या करते हैं कि फिर कैबिनेट की मीटिंग बुलाते हैं। मतलब जितने भी मंत्री होते हैं, जो भी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, उनकी मीटिंग बुलाई जाती है। वो अपने वहाँ पे मीटिंग करते हैं और वहाँ से फिर अगर वो सही होता है तो उसको एक तरह से कहें कि मंजूरी दे दी जाती है और वहीं से फिर वो एक तरीके से नियम बन जाता है। ठीक है, फिर उसका निर्णय का कार्यान्वयन होता है। तो हम लोग कहते हैं कि कैबिनेट ने ये फैसला किया है। ठीक है, लेकिन इसके लिए ये कई चरणों से गुजरता है। सबसे पहले वो विभाग जो होता है वो खुद उसको मतलब उसकी ड्राफ्ट तैयार करता है। फिर जो होता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में उसकी सेक्रेटरियों की मीटिंग होती है। फिर प्रधानमंत्री के पास भेजा जाता है। फिर मंत्रिमंडल की बैठक होती है और फिर उस पर फैसला किया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम होता है। इसमें जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं उनका जो काम है, जो पद है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कैबिनेट सचिव के शक्तियाँ और कार्य क्या होती है। तो कैबिनेट सचिव जो होते हैं वो कैबिनेट सचिवालय के प्रमुख होते हैं। ठीक है, मंत्रिमंडल की बैठकों की एजेंडा तैयार करते हैं। मतलब मंत्रिमंडल की बैठकें होंगी तो उसमें क्या क्या कार्य किया जाएगा, बैठकों की कार्यवृत्ति रखना। ठीक है, कि मतलब बैठकों में क्या क्या फैसले हुए, क्या क्या काम हुआ, किसने क्या कहा। ठीक है,
निर्णयों को मंत्रालयों तक पहुंचाना, जो भी बैठक होगी उसका जो निर्णय होगा वो उस मंत्रालय तक या उस मंत्री तक पहुंचाने का काम होता है। ठीक है। विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय, यानी कि सभी मंत्रालय आपस में मिलजुल कर काम करें, ये देखना जो काम होता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी का होता है। अंतर मंत्रालय विवादों को सुलझाना, मान लीजिए दो मंत्रालय हैं, जैसे मान लीजिए कि रेलवे मंत्रालय हो गया और वित्त मंत्रालय हो गया, और इनके बीच में किसी बात को लेकर के विवाद हो गई। मान लीजिए रेलवे कोई काम करना चाहता हो और वित्त मंत्रालय पैसे न दे रहा हो, फंड न दे रहा हो, इनके बीच में विवाद हो जाए तो उसको सुलझाने का जो काम होता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी द्वारा किया जाता है। ठीक है। हालांकि प्रधानमंत्री भी इसको सुलझा सकते हैं, लेकिन प्रशासनिक रूप से कैबिनेट सेक्रेटरी भी सुलझा सकते हैं। ठीक है। क्योंकि ये इन दोनों से ऊपर हैं, तो इन दोनों की मीटिंग बुला करके और बात कर सकते हैं कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी आ रही है। ठीक है। बाकी अगर मान लीजिए कि रेलवे मंत्रालय में या फिर रेलवे मंत्रालय में और फाइनेंस मिनिस्ट्री में अगर मान लीजिए कोई विवाद चल रहा है, तो अगर मान लीजिए शिक्षा मंत्री चाहें या शिक्षा सचिव चाहें तो वो बुला करके दोनों को कोई निर्णय नहीं करवा सकते। लेकिन कैबिनेट सेक्रेटरी जो होते हैं वो सबसे ऊपर होते हैं, इसलिए इनको बुला करके वो मीटिंग ले करके और इस पर एक तरह से कहें कि इसको सुलझा सकते हैं। नीतिगत मामलों में सचिवों की बैठक की अध्यक्षता करना। ठीक है। सेक्रेटरी लेवल पर समितियों का नेतृत्व करना, ये सब इनके काम होते हैं। सभी आईएएस अधिकारियों में इनको वरिष्ठतम माना जाता है। आईएएस वरिष्ठता सूची के पर्यवेक्षक होते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की पोस्टिंग में इनसे सलाह ली जाती है और ऑल इंडिया सर्विस के ये एक तरीके से कह सकते हैं कि संरक्षण करते हैं। ठीक है। ये सब महत्वपूर्ण कार्य होते हैं इनके, ये सब कार्य भी जो है वो वहीं सब कार्य हैं। अब बात करते हैं कि भारत के प्रथम और वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन थे। तो भारत के प्रथम जो कैबिनेट सचिव थे वो थे एच.एम. पटेल। ठीक है। हरिलाल मोहन लाल पटेल। ठीक है। ये 1947-48 में इनका कार्यकाल था, 47 में भी थे और 48 में। ये जो थे आईसीएस अधिकारी थे। ठीक है दोस्तों, आईसीएस अधिकारी जो होते हैं, इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारी जो होते हैं, वो मतलब एक तरह से कहें कि आईएएस के बराबर के अधिकारी ही होते हैं। ठीक है। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, जब ब्रिटिश हुकूमत थी हमारे देश में, उस समय जो आईएएस अधिकारी का पद था, उसी तरीके से भारत में आईसीएस अधिकारी का पद था, इंडियन सिविल सर्विस। जब देश हमारा आज़ाद हो गया तब हमारे देश में इंडियन सिविल सर्विस जो पद था उसको ख़त्म करके इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो था, ये मतलब एक तरह से पद बना दिया गया। ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि वो उस समय के आईएएस अधिकारी के मतलब एक तरह से कहें कि बराबर ही थे। जो आईएएस अधिकारी बना पद उस समय होता था वही थे। ठीक है। वर्तमान में टीवी सोमनाथन जो हैं वो कैबिनेट सचिव हैं और ये अगस्त 2024 में बने थे कैबिनेट सचिव। ठीक है। ये फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं, मतलब एक तरह से कहें कि वित्त मंत्रालय में सचिव रह चुके हैं ये, और वित्त और आर्थिक मामलों के ये विशेषज्ञ हैं। ठीक है। अगर बात करें कि इनका कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है या फिर 65 वर्ष की आयु तक होता है। मतलब अगर 65 वर्ष पहले पूरा हो जाएगा 2 वर्ष से तो पद छोड़ देंगे, या फिर अगर 65 वर्ष पूरा नहीं होता है तो 2 वर्षों बाद वो पद छोड़ देते हैं। हालांकि अगर केंद्र सरकार चाहे तो इनके कार्यकाल को बढ़ा सकती है। मतलब 2 वर्ष है, अगर मान लीजिए 2 वर्ष पूरा हो गया तो केंद्र सरकार चाहे तो उनको और आगे बढ़ा सकती है। ठीक है। जो केंद्र सरकार अगर चाहे तो इसको बढ़ाया जा सकता है। अगर बात करें कि ये इस्तीफा किसको देंगे, अगर इस्तीफा देना होगा 2 वर्ष से पहले ही पद छोड़ना होगा तो ये जो होते हैं वो अपने नियुक्ति प्राधिकारी को, मतलब इनके जो नियुक्ति प्राधिकारी जो होते हैं वो होते हैं एसीसी। जो हमने पहले पढ़ा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक एसीसी बनती है और उसके तहत इनकी नियुक्ति की जाती है। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा दे सकते हैं। ठीक है। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति इनको पद मतलब धारण करवाता है, जो व्यक्ति इनको नियुक्त करता है उसी को देंगे। तो ये इनको नियुक्त करता है एसीसी, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो इनको जब इस्तीफा भी देना होगा तो ये किसको देंगे, प्रधानमंत्री को देंगे, क्योंकि वो एसीसी के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। अगर बात करें इनको पद से हटाने की, तो एसीसी की सिफारिशों पर इनको पद से हटाया जा सकता है। और एसीसी के सचिव कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री अगर चाहें तो कैबिनेट सेक्रेटरी को पद से हटा सकते हैं। ठीक है। तो सीधी सी बात ये है कि प्रधानमंत्री ही इनकी नियुक्ति करते हैं एक तरीके से, और प्रधानमंत्री चाहें तो इनको पद से हटा भी सकते हैं। तो इसीलिए ये जो होते हैं वो प्रधानमंत्री से पूरी तरीके से मिलजुल के काम करते हैं। अगर प्रधानमंत्री और कैबिनेट सेक्रेटरी में खटपट हो जाए, मतलब दोनों साथ में मिलकर के काम ना करें, तो कोई काम सही से होगा ही नहीं। क्योंकि प्रधानमंत्री जो फैसला करेंगे उसको पूरे देश में लागू करवाने का काम जो होता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी का ही एक तरीके से होता है। क्योंकि कोई भी मंत्रालय, कोई भी मंत्री अगर फैसला करता है तो उस विभाग के जो सचिव होते हैं
वहीं उसको ज़मीन पर लागू करवाते हैं, वहीं अधिकारियों को ऑर्डर देते हैं कि ये काम करिए, इस तरीके से करिए। क्योंकि जो मंत्री होते हैं वो उतना नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उनका दूसरा काम है। अब संसद में जाकर के बहस करना है तो संसद में बहस जाकर के मंत्री करेंगे कि यहाँ पे अधिकारियों को एक तरीके से कहें कि निर्देश देंगे, और संसद में जो मंत्री जवाब देते हैं, आपने सुना होगा कि कई विभाग के मंत्री संसद में आते हैं और जवाब देते हैं कि हमारा विभाग ये कर रहा है, वो कर रहा है। वो सब लिख करके उनको सचिव के द्वारा ही दिया जाता है। उस विभाग के जो सचिव होते हैं, उस विभाग के जो अधिकारी होते हैं, वहीं देते हैं। मंत्री को उतना ज़्यादा मतलब उनको ज़्यादा नॉलेज होता है राजनीति के बारे में, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में। आपके लिए अब एक छोटा सा सवाल कि भारत के पहले कैबिनेट सचिव कौन थे, इसको उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हमारे वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, हर किसी के साथ शेयर कीजिए, ताकि सब तक के महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचती रहे। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हम एक पूरी सीरीज लेकर के आ रहे हैं, जिसमें कि हम भारत के महत्वपूर्ण अधिकारियों के बारे में कई सारी वीडियोज लेकर के आएंगे और सभी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।